हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? राम जी की पाठशाला में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया ढंग से चल रही होगी। दोस्तों, आप सबको पता है कि हमारे बहुत सारे एग्ज़ाम्स अब सामने हैं, जिनमें से सबसे इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम अगर देखा जाए या और एग्ज़ाम्स की माँ, वो है यूपी ट्रिपल एससी पैट। वो हमारे सामने है और उससे पहले हमारा यूपी ट्रिपल एससी फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम है और भी हमारे एग्ज़ाम्स हैं जिनमें हिंदी बहुत अच्छे से पूछी जाती है। तो उन सब की बहुत बेहतर ढंग से तैयारी करने के लिए राम जी की पाठशाला ने आप लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार मुहिम चलाई है। आज से हम लोग हिंदी पढ़ना शुरू कर रहे हैं और बिल्कुल क्रम से हिंदी पढ़ेंगे। एक-एक टॉपिक, एक-एक सब्जेक्ट आपका पढ़ेंगे। आज इसी क्रम में सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं संधि को और संधि आज ऐसे पढ़ेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे और साथ में आपको ऐसी-ऐसी ट्रिक मैं बताऊँगा जिनसे आप देखते ही पहचान जाएँगे कि भाई कहाँ पे कौन-सी संधि होनी चाहिए या वहाँ पर कौन-सी संधि है। तो यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो आपको पता है आपको क्या करना है और बिना देरी किए हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। आप साथ में अपनी पेन कॉपी लेके बैठिए और चीज़ों को नोट करते जाइए। मैं क्लास बहुत ज़्यादा लंबी नहीं रखना पसंद करता, ना ही रखूँगा। संधि है, संधि को हम 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे, बट पढ़ेंगे ऐसा कि दिमाग में वो चीज़ छप जाएगी। तो सबसे पहली बात तो संधि। मुझे लगता है कि अगर हिंदी में किसी भी बच्चे से ये चीज़ पूछी जाए कि भाई सबसे टफ चीज़ क्या लगती है? तो सीधे बोला यार भाई संधि सबसे टफ लगती है क्योंकि उसके रूल रेगुलेशन ये वो फलाना ढिमाका। तो रूल रेगुलेशन तो मैं आपको बताऊँगा ही, पर अगर आप रूल रेगुलेशन याद ना भी रखें तो उसके बिना भी आपका काम चल सकता है। सबसे पहले हमको संधि पढ़ने से पहले जो ये संधि यहाँ पर शब्द लिखा हुआ है, इस संधि शब्द को इस पूरे टॉपिक को पढ़ने से पहले इस संधि शब्द को समझ लेना ज़रूरी है। क्या? इस संधि शब्द को समझ लेना ज़रूरी है। अच्छा, आपने एक चीज़ सुनी होगी, जब भी आप शाम के समय की बात करते हैं, विशेषतः जब शाम के समय की बात करते हैं, तो क्या कहते हैं भाई साँझ हो गई, क्या हो गई? साँझ हो गई है, साँझ, है ना? कहीं-कहीं बोलते हैं संजा हो गई है, संजा, है ना? संजा हो गई है, संजा, इस तरह बोलते हैं। परंतु ये अपभ्रंश हैं, किसके? संध्या के, किसके? संध्या के। और संध्या संध्या जो शब्द निकल कर आया है, वो किससे निकल कर आया है? वो संधि से ही निकल कर आया है। संध्या किसको बोलते हैं हम सामान्यतः आपने देखा होगा, संध्या हम बोलते हैं जब दिन और रात का मेल होता है। देखो विशेषकर जब सुबह होती है तो क्या होता है, रात और दिन का मेल होता है तो उसे भी संध्या कहा जाता है और जब दिन और रात का मेल होता है शाम के समय तो उसको भी संध्या कहा जाता है। तो संध्या का मतलब क्या है? मेल, है ना? मेल। और मेल के माध्यम से जो मतलब चेंजेस हमको दिखाई देते हैं वो कहलाता है हमारा संधि, है ना? मतलब मिल जाना और मिलने के बाद जो चेंजेस आ रहे हैं, जो परिवर्तन आ रहे हैं, उसको बोला जाता है संधि। तो संधि के बारे में आपको चीज़ें बताते हैं कि क्या होता है। देखो, अब यदि हम बात कर रहे हैं किस चीज़ की, यदि हम बात कर रहे हैं आपकी संधि की और संधि की भी किसमें? हिंदी व्याकरण में इस चीज़ की हम चर्चा कर रहे हैं, संधि व्याकरण की, तो इसमें सबसे पहले बात होगी वर्णों की। किसकी? वर्णों की। वर्ण, कितने वर्ण हैं? एक बार मेरे को कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताएँगे, कितने वर्ण हैं हिंदी की देवनागरी लिपि में, है ना? हिंदी में कितने वर्ण हैं, ये भी बताएँगे और हिंदी की देवनागरी लिपि में कितने वर्ण हैं, ये बताएँगे। जिन्होंने पहले पढ़ रखा होगा वो ज़रूर बता देंगे और नहीं तो आप लोग एक ही आंसर दे देंगे जबकि अलग-अलग 2 क्वेश्चन। तो यदि बात की जाए संधि क्या होती है, तो 2 समीपवर्ती वर्ण, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। क्या? 2 समीपवर्ती वर्ण। वर्ण का आपको पता है वर्ण क्या चीज़ है? हिंदी की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है, ठीक है? और जो जब 2 समीपवर्ती वर्ण, यानी कि अगर मैं मानूँ एक वर्ण यहाँ पर ए है और एक वर्ण बी है। सपोज़ करो यहाँ पर पूरा एक अक्षर लिखा हुआ है ये, मैं अलग तरीके से बताने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है आर डी ए, ऐसे लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है बी ए बी डी, ऐसे लिखा हुआ है। माना कि ये पूरे हमारे वर्णों का समूह शब्द है। तो जब समीपवर्ती वर्णों की बात हो रही है, तो समीपवर्ती वर्णों की बात हो रही है, तो इस ए की बात हो रही है और इस बी की बात हो रही है। तो इन दोनों की यहाँ पर चर्चा हो रही है। किनकी? इन दोनों की यहाँ पर चर्चा हो रही है, इस ए की और एक बी की। तो जब 2 समीपवर्ती वर्णों के मेल से, है ना? यानी कि जब 2 समीपवर्ती वर्णों का मेल होता है और उस मेल के माध्यम से जब क्या होता है,
कोई विकार उत्पन्न होता है। विकार का मतलब यहाँ पर चेंज से है, विकार का मतलब यहाँ पर परिवर्तन से है। किससे है? परिवर्तन से है। जब कोई विकार उत्पन्न होता है, परिवर्तन उत्पन्न होता है, तो वह क्या कहलाता है? वह संधि कहलाता है। वह क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। मैं आपको एक बार बता के दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर एक शब्द, यहाँ पर दो शब्द लिखे हुए हैं। एक लिखा हुआ है आपका देव और दूसरा लिखा हुआ है यहाँ पर आलय। क्या लिखा हुआ है? आलय। एक शब्द ये रहा और एक शब्द ये रहा, और शब्द में क्या है? अलग अलग वर्ण है। द वर्ण है, व है, यहाँ पर आ है, ल है और य है। तो अगर इन दोनों शब्दों को एक साथ इस तरह से रखा जा रहा है और इनके समीप वर्ती वर्णों की बात की जाए, तो समीपवर्ती वर्ण कौन से होंगे? आपके व होंगे, और यहां पर क्या होगा? आपका अ होगा। देखने में ऐसा लगेगा, बट आपको इसके पहले एक चीज का ज्ञान होना आवश्यक है कि स्वर कौन क्या होते हैं। स्वर वो वर्ण होते हैं जो स्वतंत्र होते हैं और उनके उच्चारण में किसी भी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती है। स्वर स्वतंत्र होते हैं, परंतु व्यंजन की जब आप परिभाषा पढ़ेंगे तो व्यंजनों की परिभाषा में आपको एक बात स्पष्ट रूप से पता लगेगी, वह यह है कि वे वर्ण जो स्वरों की सहायता के बिना नहीं बोले जा सकते, उनको क्या कहते हैं हम लोग? उनको कहते हैं हम व्यंजन। तो यदि यहां पर देखा जाए, आपसे पूछेगा भाई देव आलय में समीपवर्ती वर्ण कौन से हैं, तो इसमें तो आप बोल देंगे क्या? आ बोल देंगे। क्या बोल देंगे? आ। बट यहां पर जब व की बात बोलेंगे तो यहां पर व समीपवर्ती वर्ण नहीं होगा। व जो है, अगर आप व का साधारण रूप लिखेंगे, क्योंकि वर्ण है और साधारण रूप लिखेंगे तो ये ऐसे लिखा जाएगा व प्लस अ। तो यहां पर समीपवर्ती वर्ण क्या होगा? अ प्लस आ होगा। तो ये दो समीपवर्ती वर्ण, और इन दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, उसके बाद जो चीज बन के आती है उसको क्या कहते हैं? संधि कहा जाता है। उम्मीद है आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। तो यहां पर देव प्लस आलय लिखा था, तो यहां पर देव प्लस आलय मिलकर क्या हो गया? देवालय हो गया। तो यहां पर जो ये कुछ परिवर्तन हुआ है ना, पहले तो अगर आप इसको लिखेंगे तो आप देव और आलय ऐसे लिख सकते हैं, परंतु जब आप इसमें संधि करेंगे समीपवर्ती, तो यहां पर आपको ये परिवर्तन दिखाई दिया। इसी परिवर्तन का नाम क्या है? संधि है। इसी परिवर्तन का नाम क्या है दोस्तों? संधि है। जब दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से कोई भी परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है तो वह संधि कहा जाता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, क्लियरली ये बात आपको पता लग गई होगी। अब एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि संधि के बारे में तो हमने पढ़ लिया, पर उसका विलोम भी समझना जरूरी है। क्या? उसका विलोम भी समझना जरूरी है। विलोम की अगर बात की जाए तो विलोम में क्या लिखा हुआ है कि संधि के नियमों द्वारा मिले वर्णों को फिर मूल अवस्था में ले आने को संधि विच्छेद कहते हैं। देखो, एक तो है संधि। संधि का मतलब क्या है? जुड़ जाना। जुड़ जाना और उसके बाद फिर उसमें विकार उत्पन्न होना, ये चीज कहलाती है संधि। और जब बात करते हैं हम विच्छेद की, विच्छेद का मतलब होता है टूटना, अलग होना, अलगाव की सेंस में। तो जब हमने क्या काम किया था कि संधि के नियमों के अनुसार वर्ण बनाए थे, परंतु अब हम क्या चाहते हैं कि भाई वो जो संधि के नियम के अनुसार हमने वर्ण बनाए थे, जो हमारा पूरा का पूरा सिस्टम खाका तैयार हुआ था, हम उसको उसकी मूल अवस्था में लेके आना चाहते हैं। यानी कि जैसे हमने लिखा था यहाँ पर, जैसे हमने पीछे वाले में देखा था, यहाँ पर वो ये देखा था कि देव प्लस आलय। क्या देखा था? देव प्लस आलय देखा था। ठीक है, और अब हमने इसमें क्या लिख दिया? संधि करके देवालय लिख दिया। तो यदि हम इधर से इधर जा रहे हैं, यदि हम किधर से किधर, इधर से इधर जा रहे हैं, तो ये है आपकी संधि। बट यदि हम इस देवालय से और वापस इधर आ रहे हैं तो ये है आपका संधि विच्छेद, है ना। यानी कि संधि के नियमों द्वारा मिले वर्णों को फिर से मूल अवस्था में ले आने को संधि विच्छेद कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं हम, यहां पर हमारा लिखा हुआ है परीक्षार्थी। क्या लिखा हुआ है? परीक्षार्थी, है ना। अब परीक्षार्थी जो है उसके उसमें क्या चीज है? तो इसमें क्या रहा होगा? परीक्षा, है ना, और प्लस क्या लिखा होगा आपका? अर्थी, है ना। इसमें क्या था
कि यहां से हमने क्या निकाला होगा, समीपवर्ती वर्ण आ निकाला, ठीक है, और यहाँ पे क्या आया आपका अ आया। और दीर्घ संधि के नियम अभी बताऊंगा, अभी दीर्घ संधि के नियम के अनुसार क्या होता है कि क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद ह्रस्व और दीर्घ स्वर ही आए तो किसमें परिवर्तन हो जाता है, दीर्घ स्वर में परिवर्तन हो जाता है। तो परीक्षा जमा आर्थी क्या हो जाएगा, परीक्षार्थी। अगर हम इधर से इधर जा रहे हैं तो संधि, बट अगर हम इसको वापस इसी कंडीशन में लेकर आ रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, संधि विच्छेद आपका हो जाएगा। बात आपको समझ में आई होगी, क्लियर आपको हुआ होगा संधि क्या चीज है और संधि विच्छेद क्या चीज है। अब हम बढ़ते हैं संधि के प्रकारों की ओर। यहां से आपके क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं, जहां जहां से जो जो चीज पूछी जाएगी मैं आपको बताता रहूंगा। सामान्यतः पूछा जाता है कि भाई संधि कितने प्रकार की होती है या संधि के कितने भेद होते हैं। तो यदि आपसे पूछा जाए संधि के कितने भेद होते हैं तो आपको बोल देना है संधि के 3 भेद होते हैं। कौन कौन सी संधि होती है, तो आपकी स्वर संधि होती है, आपकी विसर्ग संधि, आपकी व्यंजन संधि होती है और आपकी विसर्ग संधि होती है। कौन कौन सी होती है, आपकी स्वर, ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, दूसरी आपकी व्यंजन और तीसरी आपकी विसर्ग। यहीं से क्वेश्चन भी आ सकता है कि संधि के कितने प्रकार हैं, तो संधि के 3 प्रकार हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। आज हम स्वर संधि को बहुत बेहतर तरीके से पढ़ेंगे और मैं ट्रिक वगैरह भी इसकी आपको समझाऊंगा। ध्यान से देखते रहिए और अगर सेशन पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए और लाइक भी कीजिए। और पसंद आ रहा हूँ, अगर मैं पसंद आ गया हूँ, पहली बार देख रहे हो तो भाई सब्सक्राइब का बटन भी यही है, तो उसको भी आप दबा सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग स्वर संधि की, किसकी, स्वर संधि की, डिटेल से एकदम। संधि हम समझ के आ गए हैं, ठीक है, संधि विच्छेद हमने समझ लिया, संधि के प्रकार या भेद हमने समझ लिए। तो इसका तो मुझे लगता नहीं आपको इस संधि अर्थ का बताना जरूरी है, संधि का अर्थ बताना जरूरी है। बट यदि हम बात करें इसकी, किसकी, स्वर की, तो इसके बारे में आपको पता होना जरूरी है। यदि पूछा जाए हिंदी की वर्णमाला में कितने स्वर हैं, तो हम बोलेंगे साहब 11 स्वर हैं। कितने, 11 स्वर हैं। और इन 11 स्वरों में भी 2 प्रमुख भेद हैं, 4 इसमें आपके लघु स्वर हैं और 7 इसमें आपके दीर्घ स्वर हैं। 4 लघु स्वरों में कौन कौन से आते हैं, अ, ई, उ और री। और बाकी के जो आपके बच जाएंगे कौन कौन से, आप देखो, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, ये आपके 7 दीर्घ स्वरों में आ जाएंगे और 7 और 4 कितने होते हैं, 11। तो इन स्वरों के ऊपर आधारित जो संधि है उसको स्वर संधि कहा जा रहा है। उसी में परिवर्तन होगा, उसी की वजह से क्या होगा, विकार उत्पन्न होगा, जो भी होगा, और उसी तरह से हम इन चीजों को समझेंगे। तो स्वर संधि के बारे में अगर एक सामान्य धारणा बनाई जाए कि स्वर संधि किसको कहते हैं, तो यहां पर देखने की आवश्यकता है कि स्वर के बाद स्वर, है ना, स्वर संधि का मतलब क्या है दोस्तों, कि स्वर के बाद स्वर, है ना, इसमें कोई व्यंजन का खेल नहीं होगा, स्वर के बाद स्वर ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। स्वर संधि का मतलब क्या है कि जो संधि होगी वो किसके आधार पर होगी, वो स्वरों के आधार पर ही होगी। जो समीपवर्ती दोनों वर्ण रहेंगे ना, जो मैंने समझाया आपको, वो दोनों स्वर ही होंगे, उसमें व्यंजन नहीं होगा एक भी। तो स्वर और स्वर, स्वर के बाद स्वर, अर्थात 2 स्वरों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। संधि का मतलब क्या था कि 2 समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार परिवर्तन उत्पन्न होता है संधि कहते हैं। और 2 स्वरों के मेल से या स्वर के बाद स्वर आने से जो परिवर्तन या आपका विकार उत्पन्न होता है उसको स्वर संधि कहा जाता है। जैसे आपको यहां समझना चाहिए, क्या लिखा है, सूर्य प्लस अस्त, है ना, सूर्य प्लस अस्त। अब काफी सारे लोग बोलते हैं कि या तो प्लस बोल लो या जमा बोल लो, तो इतना कॉमन सेंस आपके अंदर होना चाहिए, जो भी मुख पे आ रहा है वो चीज बोली जा रही है, बस आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। तो सूर्य प्लस अस्त लिखा है, तो इस सूर्य में आपको समझना जरूरी है, इस सूर्य में अगर हम समीपवर्ती वर्ण की बात करें, है ना, तो क्या आएगा, य ना, सूर्य में क्या आएगा, तो अ आ गया आपका, ठीक है। और यहां पर स्पष्ट अ दिखाई दे रहा ही है ना, अ के। तो अब देखो आप क्या आया, समीपवर्ती वर्णों में यहां पर क्या आया, तो ये भी स्वर है और ये भी स्वर है, तो इससे जो विकार उत्पन्न हो रहा है। और आपका क्या रहता है, दीर्घ संधि में क्या रहता है, अभी हम आगे समझेंगे, ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। तो अ जमा अ क्या हो जाएगा आपका, आ हो जाएगा, तो सूर्य प्लस अस्त क्या हो जाएगा, सूर्यास्त हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहां पर आप देखो, महा जमा आत्मा,
तो महा में आ गया आपका, और उधर भी क्या आ गया आपका, आ गया, और आ जमा आ क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, तो शब्द हो जाएगा आपका महात्मा। बात समझ में आ रही है? यानी कि जो निकटवर्ती वर्ण है वो क्या है आपके, वो निकटवर्ती वर्ण आपके स्वर ही हैं, स्वर के अलावा कुछ भी उसमें नहीं होने वाला है। अब बात करें हम स्वर संधि के भेदों की। आपने संधि समझ लिया, संधि विच्छेद समझ लिया, संधि के भेद समझ लिए, स्वर संधि समझ लिया। अब हम समझते हैं स्वर संधि के कितने भेद हैं। तो स्वर संधि के भेदों की यदि चर्चा की जाए तो स्वर संधि के 5 भेद हैं। कितने हैं? 5 भेद हैं, जिनमें पहला है आपका दीर्घ संधि, दूसरा है आपका गुण संधि, तीसरा है आपका वृद्धि संधि, चौथा है आपका यण संधि, और पांचवा है अयादि संधि। प्रश्न पूछा जाता है कितने भेद हैं, तो आपको सीधे बोल देना है कि भाई 5 भेद हैं। संधियों के कितने भेद हैं? तो 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। और फिर पूछा जाए कि स्वर संधि के कितने भेद हैं, तो स्वर संधि के भेद हैं आपके 5, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। आइए अब एक एक करके संधि को समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम दीर्घ संधि को समझते हैं और यहीं से आपको ट्रिक भी मैं बताता चलूंगा। सबसे पहले आप ये देखिए कि दीर्घ संधि क्या चीज है ना, दीर्घ संधि क्या चीज है। तो दीर्घ संधि का सीधे सीधे मतलब यह है कि ह्रस्व या दीर्घ, है ना, ह्रस्व या दीर्घ जमा ह्रस्व या दीर्घ, ये आप सीधे समझ के रखिए। आप ये सीधे इसका आपको याद रखना है, ठीक है। ह्रस्व दीर्घ स्वर आपको पता होंगे, मैं भी बता के भी आया हूं, ठीक है। तो आपको एक चीज इसमें अपने दिमाग में बहुत अच्छे से रखनी है, वो ये है दीर्घ संधि का मतलब क्या है कि ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद ह्रस्व या दीर्घ स्वर आ जाए तो उसका दीर्घी हो जाता है। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, भारी, गुरु, है ना, बड़ा ही हो जाएगा। यानी कि ह्रस्व स्वर के बाद चाहे तो ह्रस्व स्वर आ जाए या दीर्घ स्वर के बाद आपका दीर्घ स्वर आ जाए तो अंततः क्या हो जाता है, उसका दीर्घ स्वर ही हो जाता है। यदि आपका क्या है, यदि आपका अ ई उ के बाद अ ई उ ही आ जाए, एक कंडीशन ये है ना। दूसरा आपका इसी कंडीशन में क्या है कि अ ई उ, यानी ये क्या है, ये आपके क्या है, ये क्या दिखाई दे रहे हैं आपके, ये आपके ह्रस्व स्वर दिखाई दे रहे हैं, है ना। ह्रस्व के बाद क्या आ जाए, या तो ह्रस्वी आ जाए तो क्या हो जाएगा आपका, ह्रस्व के बाद क्या आ जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। ये क्या दिख रहा है आपको, दीर्घ दिखाई दे रहा है, दीर्घ। अ ई उ के बाद अ ई उ ही आ जाए तो दीर्घ हो जाएगा, ठीक है। ह्रस्व के बाद दीर्घ आ जाए, आ ई या उ आ जाए तो भी क्या हो जाएगा, ह्रस्व के बाद दीर्घ भी आ जाए तो भी दीर्घ हो जाएगा। बात समझ में आई? अब यहां भी लिख देते हैं यही चीज, आ ई उ, है ना। दीर्घ के बाद दीर्घ आ जाए तो भी दीर्घ हो जाएगा, और दीर्घ के बाद ह्रस्व भी आ जाए तो भी आपका क्या हो जाएगा, दीर्घ ही हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर सारी बात यह दीर्घ हो जाएगा, ये हमको ध्यान रखना है। अब आपको अगर इतनी सारी चीजें याद नहीं रखनी तो आपको सीधे एक चीज याद रख लेनी है मेरे भाई, मेरे दोस्त, कि ये है कि जहां भी आपको दीर्घ संधि की पहचान करनी है, ये ट्रिक आपको याद रखनी है, वहां पर आपको बड़ी मात्रा मिलेगी। क्या मिलेगी? बड़ी मात्रा मिलेगी। बड़ी मात्रा किस जगह मिलेगी, किस जगह मिलेगी? जहां पर संधि हो रही होगी, जिस स्थान पर संधि हो रही होगी। यानी कि जैसे मैंने लिखा देव प्लस आलय, तो देव प्लस आलय में कहां पे संधि हो, आपने संधि करके लिख दिया देवालय, तो एक्चुअली में संधि कहां पे है, व और आ के बीच में। तो यहां पर इस स्थान पर आपको बड़ी मात्रा मिलेगी। क्या मिलेगी? बड़ी मात्रा मिलेगी। बड़ी मात्रा में क्या मिलेगी? आपको आ का डंडा मिल सकता है, आपको ऊ की मात्रा मिल सकती है, आपको बड़ी ई की मात्रा मिल सकती है। तो ये पहचान है कि अगर आपको ये ह्रस्व के बाद ह्रस्व, दीर्घ के बाद दीर्घ, ये सब चीज याद नहीं रखनी, तो आप ये रखो कि जिस स्थान पर विकार उत्पन्न हो रहा है उस स्थान पर आपको बड़ी ई की बड़ी मात्रा दिखाई दे, यानी कि आ का डंडा दिखाई दे, बड़े ऊ की मात्रा दिखाई दे या बड़ी ई की मात्रा दिखाई दे, तो देखते ही आपको समझ जाना है कि यहां पर दीर्घ संधि है। मैं एक बार आपको देख के बता देता हूं, हालांकि यहां पर मैंने बहुत अच्छे से चीजें दी हुई है,
देखो आपका अ के बाद आ गया तो क्या होगा, दीर्घ हो जाएगा, आ हो जाएगा। एग्जाम्पल क्या है इसका, एग्जाम्पल है देव प्लस अर्चन, तो व से क्या निकला, व से निकला आपका और और क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। तो आपको यहां पर ये देखना है कि हो तो जाएगा देव प्लस अर्चन, अ प्लस क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। तो ये जो स्थान है यहां पर आ जाएगा, और वो चीज आपको यहां पर दिखाई भी दे रही होगी, देवार्चन। यहां पर जहां पर विकार उत्पन्न हो रहा है दोस्तों, यहां पर विकार उत्पन्न हो रहा है, तो यहां पर आपको बड़ी मात्रा दिखाई दे रही कि नहीं, आ की, तो यहां पर दीर्घ संधि है। अगला है अ प्लस आ का उदाहरण, ह्रस्व के बाद दीर्घ का उदाहरण, तो भी दीर्घ हो जाएगा। सत्य प्लस आग्रह, अ प्लस आ क्या हो जाएगा, आ ही हो जाएगा। सत्याग्रह क्या दिख रही है, बड़ी मात्रा, दीर्घ संधि हो जाएगी। सिंपल है एकदम, आराम से। उसके बाद हम देखते हैं कि भाई दीर्घ के बाद ह्रस्व आ जाए, तो आ प्लस आ क्या हो जाएगा, आ ही हो जाएगा। एग्जाम्पल क्या है, सीमा प्लस अंत, तो मां में क्या है आपका, मां में क्या है आपका, आ है, और उसके बाद यहां पर आ गया है ना, तो आ और अ मिलकर क्या हो रहा है आपका, आ ही हो जा रहा है। क्या बन जाएगा, सीमांत, सीमांत बन रहा है। तो यहां पर देखो क्या है, बड़ी मात्रा। क्लियर, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अगर बड़ी मात्रा है तो दीर्घ संधि है। और देख लेते हैं, दीर्घ के बाद दीर्घ आ जाए, आ जमा आ हो जाए तो क्या हो जाएगा, आ ही हो जाएगा। वार्ता जमा आलाप, तो वार्ता में आ गया और आलाप में आ गया, आ के बाद आ आया तो वार्तालाप। जहां पर संधि है वहां पर क्या, बड़ी मात्रा, तो वार्तालाप आपको दिखाई दे रहा है। आगे चलते हैं, ई जमा ई क्या हो जाएगा, बड़ी ई हो जाएगा। कपि जमा इंद्र, तो अब आप इसमें देखिए क्या है, यहां पर कौन सी मात्रा है, छोटी मात्रा है, उसके बाद फिर से छोटी मात्रा है, और छोटी छोटी क्या हो जाएगा, छोटी छोटी बड़ी हो जाएगा। तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं, कपि जमा इंद्र कपिंद्र हो जाएगा। यहां पर क्या देख रहे हैं दोस्तों, बड़ी मात्रा नहीं देख रहे हैं क्या, तो बड़ी मात्रा जहां पर है वहां पर क्या है, दीर्घ संधि है। मुझे लगता है समझ में सारी चीजें आ रही होंगी। चलो और देखते हैं, ह्रस्व के बाद दीर्घ आ जाएगा तो भी दीर्घ हो जाएगा। छोटी प्लस बड़ी क्या हो जाएगा, बड़ी। हरी छोटी की मात्रा, एग्जाम्पल। ईश में बड़ी की मात्रा, तो क्या हो जाएगा, हरीश हो जाएगा। यहां पर क्या देख रहे हैं आप, बड़ी की मात्रा कौन सी, दीर्घ हो गया आपका। उसके बाद अगला एग्जाम्पल देखते हैं, ई जमा ई क्या हो जाएगा, बड़ी ई हो जाएगा। लक्ष्मी, लक्ष्मी में कौन सी मात्रा दिख रही है, बड़ी ई की, और यहां पर कौन सी दिख रही है आपको, छोटी ई की, तो बड़ी ई और छोटी ई क्या हो जाएगा, बड़ी ई ही हो जाएगा। क्या बन जाएगा, लक्ष्मी प्लस इच्छा, लक्ष्मी इच्छा। बड़ी की मात्रा कौन सी, दीर्घ संधि। उसके बाद आपकी दीर्घ और दीर्घ क्या हो जाएगा, दीर्घ ही हो जाएगा, पर स्वर समान होने चाहिए, स्वर समान होने चाहिए, ठीक है ना। आपको ई के अगर अ के साथ अ आएगा तो उसी में घुमा फिरा के चलता रहेगा, अलग नहीं होगा। ई के साथ में ई ही आएगी, बड़ी छोटी में खेल चलता रहेगा। ऊ के साथ में ऊ आएगा, बड़े छोटे ऊ का चलता रहेगा। अगर ऊ अ के साथ में ई आएगा तो संधि फिर बदल जाएगी, फिर अलग संधि हो जाएगी, वो आगे भी देखेंगे हम लोग। बट आपको क्लियरली चीजें समझ में आ रही होंगी। इसी तरह देखो, रजनी प्लस ईश, रजनीश बड़ी की मात्रा। ऊ की बात कर लो, छोटा ऊ बड़ा ऊ क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ ह्रस्व, और ह्रस्व क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। गुरु जमा उपदेश, छोटा ऊ बड़ा ऊ हो जाएगा। अच्छा, एक चीज का आप हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आपको इसकी पहचान ना हो कि भाई र के साथ में कौन सा बड़ी ऊ की मात्रा होती है, तो अगर सिंपल बना हुआ है ऐसे बिल्कुल र से लगता हुआ तो छोटा ऊ है, और अगर स्पेशली ऐसे घुंडी आपको दिखाई दे रही है तो बड़ा ऊ है। तो यहां पर क्या मात्रा दिखाई दे रही है, विकार की जगह गुरु उपदेश, ये देखो कौन सी मात्रा है, बड़े ऊ की मात्रा, तो क्या हो जाएगा आपका, ये आपका दीर्घ संधि। ऊ जमा ऊ छोटा मतलब ह्रस्व और दीर्घ, तो क्या है यहाँ पर आपका, बड़ा ऊ है। सिंधु प्लस उर्मी, सिंधुर्मी क्या दिख रहा है आपको, बड़े ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा है, तो आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। वधु जमा उपकार, तो वधुपकार, ये देखो बड़े ऊ की मात्रा दीर्घ संधि, और ऊ जमा ऊ, वधु जमा ऊर्मी, वधूर्मी, तो ये आपको बड़े ऊ की मात्रा दीर्घ संधि। दिमाग में छप गई होगी, पता लग गया होगा, समझ में आ गई होगी। अगली संधि की तरफ बढ़ते हैं। अगली संधि आपकी क्या है, अगली संधि है आपकी गुण संधि। कौन सी है, गुण संधि है। और गुण संधि का सिंपल नियम आप एक बार देख लीजिए, यदि अ और आ के बाद है ना क्या हो, कि ये जो अ है और आपका आ है, इसके साथ में यहां पर तीन कंडीशन है। ये पहली कंडीशन है, ये दूसरी कंडीशन है, और ये तीसरी कंडीशन है।
यदि अ और आ के बाद ई या ई आ जाए तो क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। यदि अ और आ के बाद आपका उ या उ आ जाए तो आपका क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। और यदि आपका अ और आ के बाद री आ जाए तो आपका क्या हो जाएगा? अर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अर हो जाएगा। ये आपको देखना है, समझना है। अब आपको लगेगा ये तो पता नहीं क्या बवाल है, ये कैसे करें यार? भाई सिर पकड़ के बैठ जाओगे यार, इतने सारे नियम कैसे याद करने? तो क्यों याद करने हैं नियम? आपको इनमें दो चीजें सबसे सिंपल याद रख लेनी है। जो ए है, जो ए है इसकी मात्रा होती है एक। इसकी मात्रा क्या होती है? एक। और जो आपका ओ है इसकी मात्रा भी क्या होती है? इस तरह से एक। तो जहां पर आपको ये मात्राएं दिखाई दें, कहां पर? विकार वाले स्थान पर, जहां पर संधि हो रही है उस स्थान पर यदि ये इतना तो कॉमन सेंस लगा सकते हो आप। यदि आपको ये मात्रा ए की या ओ की मात्रा दिखाई दे, देखते ही समझ जाना है कौन सी मात्रा, कौन सी संधि है? गुण संधि। देख लो, पहले तो आप ये समझ लो, पहले तो आप एक बार ये भी समझ लो, और वो चीज भी आपको हम समझाता हूं, इसमें चलूंगा कि यदि अ या आ के बाद ई या ई आ जाए तो ए हो जाता है। ठीक है, ए हो जाता है। और ए की मात्रा मैंने क्या बताई आपको? सिंगल मात्रा आपको बताई। तो आ के बाद ई आया तो हमारा ए हो जाएगा। तो यहां पर आप देखो सूर्य जमा इंद्र, सूर्य जमा इंद्र, तो यहां पर क्या आया? अ, और उसके बाद ई आया तो क्या होना चाहिए? ए। और ए की कितनी मात्रा होती है भैया? ए की मात्रा होती है एक। तो सूर्य जमा इंद्र सुरेंद्र, सुरेंद्र हो गया। कितनी मात्रा है दोस्तों? एक मात्रा। तो एक मात्रा है तो क्या हो गया आपका? गुण संधि हो गया। उसी तरह अ जमा ई फिर ए हो जाएगा। परम जमा ईश्वर क्या बन जाएगा? परमेश्वर। क्या दिखाई दे रहा है? एक मात्रा, तो गुण संधि हो गया आपका। उसके बाद आ जमा ई वो भी ए हो जाएगा। यथा जमा ईष्ट क्या है? आ जमा ई, तो क्या बन जाएगा? यथेष्ट। और यथेष्ट में क्या दिखाई दे रहा है आपको? एक मात्रा। एक मात्रा का मतलब आपका गुण संधि हो जाएगा। आगे समझते हैं, घबराना नहीं है, प्यार से चीजों को समझना है, अच्छे से चीजों को मानना है। जबरदस्त क्लास आपकी चल रही है, लाइक जरूर कर देना है। आ प्लस ई, आ प्लस ई है ना, क्या हो जाएगा? ए ही हो जाएगा। राका, राका किसको कहते हैं? राका कहते हैं पूर्णिमा की रात्रि को। और पूर्णिमा की रात्रि का जो ईश होता है, सर्वस्व होता है, वो कौन होता है? चंद्रमा। तो इसीलिए क्या नाम पड़ जाएगा? राकेश। तो आ यहां पर बन रहा है और ई बन रहा है। तो अ या आ के बाद ई या ई कुछ भी आए, सीधे क्या बनेगा? ए बनेगा। और ए की मात्रा कितनी होती है दोस्तों? एक। तो एक मात्रा अगर ऊपर दिखाई दे तो आपको क्या लगाना है? आंख बंद करके आपको गुण संधि लगा देना है। अब उसके बाद अब देखो रूल चेंज हो गया, रूल चेंज हो गया। आ के बाद अगर अ या आ के बाद ई या ई आए तो क्या होगा? ए बनेगा और मात्रा बनेगी क्या? एक। ठीक है, रूल है। अब दूसरा, अ या आ के बाद आपका क्या आ जाए? अ या आ के बाद आपका क्या आ जाए? उ या उ आ जाए तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ओ में। ओ में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर आपको देखना है ओ की मात्रा क्या होती है? ओ की मात्रा होती है ये वाली। ओ की मात्रा क्या होती है? ये वाली मात्रा होती है। तो जहां पर भी आपको ये वाली मात्रा दिखाई दे तो आपको समझ जाना है क्या? आपका गुण संधि है। ए की मात्रा वो है, ओ की मात्रा ये है। देख लो, अ के बाद यदि उ आए तो क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। पर जमा उपकार, तो जो संधि हो रही है वो कहां पर? इस स्थान पर हो रही है। और इस स्थान पर कौन सी मात्रा है? ये वाली मात्रा है। तो क्या हो जाएगा? आपका गुण संधि। उसी तरह उ आ जमा उ ओ हो जाएगा। जल प्लस उर्मी तो जलोर्मी हो जाएगा। कौन सी मात्रा दिखाई दे रही है? ओ की मात्रा। तो ओ की मात्रा है तो क्या हो गया? गुण संधि। इसी तरह हम आगे बढ़े, आ जमा उ ओ हो जाएगा। महा जमा उत्सव महोत्सव, कौन सी मात्रा है? ओ की। तो कौन सी संधि? गुण संधि हो जाएगा। देखते ही पता लग जाना चाहिए। उसके बाद महा जमा उर्मी, आ जमा उ ओ हो जाएगा। यहां पर महोर्मी है ना, परिवर्तन कहां पर? परिवर्तन यहां पर। और जहां पर परिवर्तन वहीं पर क्या? ओ की मात्रा। और जहां पर ओ की मात्रा वहां पर आपकी गुण संधि। उसके बाद आपका अगला नियम, आपका अगला नियम क्या? अगला नियम है हमारा अ या आ के बाद री आ जाए तो क्या हो जाएगा? अर हो जाएगा। ये आपको ऐसे ही याद रख लेना है। अ जमा री
क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। तो आपको ये बोलने की सेंस में पता लगेगा। अर जहां पर भी आपको महसूस हो, सप्त जमा ऋषि, सप्तर्षि, सप्तर्षि, अर की सेंस आ रही है तो यहां पर आपका सप्तर्षि हो जाएगा। और इसी तरह से महा जमा ऋषि, महर्षि, तो अर की सेंस आ रही है तो अर की सेंस आता है, आपकी गुण संधि हो जाएगी। तो दीर्घ और गुण आपके दिमाग में आ गया होगा। दीर्घ में क्या है, दीर्घ की ट्रिक है बड़ी मात्रा, कहां पर, जहां पर विकार है। गुण की ट्रिक है ए की या ओ की मात्रा जहां पर विकार है। और अगली ट्रिक हम अगली संधि देख लेते हैं हम, वृद्धि। वृद्धि का मतलब होता है बढ़ना। किससे बढ़ना, आगे बढ़ना, किसी चीज से आगे बढ़ना। कैसे, ये इसका सिंपल लॉजिक है, इसका सिंपल लॉजिक है, यदि अ या आ के बाद ए या आई आए तो आई हो जाएगा, और अ या आ के बाद ओ या औ आए तो आपका औ हो जाएगा। पहला रूल ये रहा। दूसरा रूल ये रहा। दो संधियां आपको याद हो गई होंगी बिल्कुल बहुत अच्छे से। तीसरी संधि अभी झटके से याद करवा देता हूं आपको। देखो क्या है, ए की ए जो होता है इसकी एक मात्रा होती है, और जो आई होता है इसकी दो मात्रा होती है। बात समझ में आ गई। और औ की कितनी होती है, औ की भी दो मात्रा होती है। अगर आपको सिंगल सिंगल मात्रा दिखे, चाहे ए की हो चाहे ओ की हो, तो गुण संधि है। और अगर आपको आई की या औ की दो मात्रा दिखाई दे तो आंख बंद करके लगा देना है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि आपको लगा देना है, ठीक है। अ और आ के बाद ए या आई आए तो आई हो जाएगा, और अ या आ के बाद ओ या औ आए तो औ हो जाएगा। एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एक जमा एक, तो यहां पर क्या आया, अ आया, और अ के बाद ए आया तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एक एक, ऊपर कितनी मात्रा है, दो, तो सीधे क्या लगाएंगे, वृद्धि संधि। ठीक है, समझ में आया दोस्तों, वृद्धि संधि। उसके बाद मत जमा ऐक्य है ना, मत जमा ऐक्य, तो मत में क्या है, मत में है आपके अ, और सामने क्या है, आई। तो अ या आ के बाद ए या आई आए तो आई ही हो जाएगा, आई ही हो जाएगा। हमको परिणाम से मतलब है, हमको जो मतलब है वो परिणाम से है। दुनियादारी में क्या हो रहा है उससे क्या मतलब, दुनिया को भी इसी से मतलब है। तो आई हो जाएगा। और आई की कितनी मात्रा होती है, दो। तो मत जमा ऐक्य तो क्या हो जाएगा, मतैक्य हो जाएगा, दो मात्रा, सीधी वृद्धि संधि। उसके बाद सदा जमा एव है ना, आ जमा ए तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। और आई के लिए क्या हो जाएगा, सदैव, तो क्या, दो, आपकी वृद्धि संधि। और इस तरह महा जमा ऐश्वर्य, महेश्वर्य, क्या हो जाएगा, महेश्वर्य। कौन सी संधि, वृद्धि संधि आपकी हो जाएगी। उंगलियों पे आपको याद हो जाएगा। अगला है हमारा, अभी हमने देखा, अ या आ के बाद ए या आई आए तो आई हो जाएगा, दो मात्रा चढ़ जाएंगी आई की। और अ या आ के बाद ओ या औ आए तो क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा, दो मात्रा चढ़ जाएंगी औ की। तो देखो वन प्लस औषधि, वन प्लस औषधि, तो वन का क्या है अ, और यहां का क्या है ओ। अ के बाद ओ आए औ आए तो फाइनली क्या हो जाएगा, औ ही हो जाएगा। और औ की कितनी मात्रा होती है दोस्तों, दो मात्रा, वनौषधि, वृद्धि संधि। उससे परम प्लस औषध, तो अ प्लस, क्षमा चाहता हूं, अ प्लस औ, तो अ के बाद ओ आए चाहे औ आए तो औ ही आएगा। तो क्या हो जाएगा, परम औषध। तो दो मात्रा यहां पर हो रही है, दिख रही है, तो आपका वृद्धि संधि। महा जमा ओज, आ के बाद आ जाए चाहे ओ आ जाए तो भी क्या हो जाएगा, औ आपका हो जाएगा। औ की क्या होती है, दो मात्रा, महौज, कहां पर, जहां पर विकार है। या देखते ही पहचान जाओ आप, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा, महौज। तो महौज में क्या है, दो मात्रा, तो आपका क्या हो जाएगा, वृद्धि। और उसी प्रकार महा जमा औदार्य, तो आ के बाद औ आ जाए तो भी औ हो जाएगा, महोदार्य, तो क्या हो जाएगा आपका वृद्धि संधि। ये रही आपकी वृद्धि संधि, ये गई आपकी वृद्धि संधि, खत्म, साफ। दीर्घ में क्या, बड़ी मात्रा होनी चाहिए जहां पर विकार है, बड़ी 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 मात्रा में आ का डंडा होगा, या बड़े ऊ की मात्रा होगी, या बड़ी की मात्रा होगी। गुण में क्या होगा, गुण में ए की मात्रा मिलेगी, ओ की मात्रा मिलेगी, या अर की सेंस मिलेगी, है ना, एक सिंगल मात्रा मिलेगी तो गुण। डबल मिल जाए तो वृद्धि। और अब बात कर लेते हैं यण की, यण की बात कर लेते हैं। यण संधि में क्या है
कि यदि ई ऊ और री के बाद इनसे भिन्न स्वर आए, कोई अलग स्वर आए, सेम ना आए, कोई भी भिन्न स्वर आए, तो क्या हो जाता है? ई और ई का य हो जाता है, ऊ और ऊ का व हो जाता है, और री का र हो जाता है। आप बोलोगे भाई साहब ये तो और तकड़ी संधि आ गई। पहली वाली में कुछ रूल थे, दूसरी वाले में 3 रूल थे, गुण में, वृद्धि में 2 थे। यहाँ पे तो यार समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, क्या भिन्न हो गया, क्या हो गया, ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया। अब हमको इतना पता लग रहा है कि भाई फाइनली जो प्रोडक्ट निकल कर आ रहे हैं वो य व और र आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? य व और र आ रहे हैं। तो आपको एक बात याद रखनी है कि अगर यण संधि की पहचान करनी है तो यण से आपको य व र याद रख लेने हैं, और यदि इनकी पहचान करनी है तो य से पहले, व से पहले और र से पहले यदि आधा अक्षर आपको दिखाई दे, क्या दिखाई दे? आधा अक्षर, किससे पहले? य से पहले, र से पहले या व से पहले, तो सीधे समझ जाना है यण संधि है। क्या है? यण संधि है, यदि य व र से पहले आधा अक्षर दिखाई दे। कैसे? यहां पर आंख खोल के देख लीजिए, ये तो रहे आपके रूल, ये तो रहे आपके रूल, है ना। यदि क्या हो ई या ई, ऊ या ऊ और री के बाद कोई भी भिन्न स्वर, इनसे अलग स्वर आए तो ई और ई क्या य हो जाएगा, ऊ और ऊ व हो जाएगा, और री आपका र में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये देख लेते हैं, देखो एक बार, ई और अ आए तो क्या हो जाएगा? य हो जाएगा। ई के बाद कोई भिन्न स्वर आ रहा है तो ये आपका य में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक बार थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट भी समझ लेते हैं। देखो यहां पर क्या है, यदि छोटी ई की मात्रा है और उसके बाद क्या है, यहां पर अ है, क्या है आपका, यहां पर अ है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? या में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे? यद्यपि, क्या? यद्यपि। आप बोलोगे यहां पर यह कहां है? तो जो द्य होता है दोस्तों, जो द्य होता है उसमें यही तो रहता है, संयुक्त अक्षर है जो पहले वाला। अब देखो आप ये चीज महसूस करो, यहां पर ये जो दी लिखा हुआ था, यहां पर जो ये दी यहां पर लिखा हुआ था, इसको अगर हम तोड़ के लिखेंगे तो ये द आधा प्लस ई, तो यही तो है। तो हमने कन्वर्ट किसको किया? इस ई को तो कन्वर्ट किया और इसके साथ में कन्वर्ट कर लिया, तो ये और ये मिलकर य हो गया, ठीक है। बट ये आधा द तो बचा हुआ है ना, ये आधा द बचा हुआ है, और ये ई और अ मिलकर आपका य हो गया। तो ये क्या हो जाएगा? ये आधा द और ये य मिलकर क्या हो गया? आपका द्य बन गया। क्या बन गया? द्य बन गया, द्य बन गया। तो आपका क्या हो जाएगा? यद्यपि बन जाएगा। बट आप ये तो देखो कि य से पहले यहां पर क्या हो रहा है? आधा अक्षर है, तो यहां पर क्या है? सीधे आपकी यण संधि है। और अच्छे से आप समझ लो, ई के बाद आ जाए तो या हो जाएगा। देखो या हो जाएगा, यू हो जाएगा, यू हो जाएगा, वो तो डिपेंड करता है कि वहां पर कौन सी मात्रा है। जैसे आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको याद रखना है य व और र से पहले आधा अक्षर अगर है, आधा अक्षर अगर है तो सीधे यण है। जैसे अति जमा आचार, तो यहां पर ई है और आ है, तो आपको एक बात पता होनी चाहिए कि ई या ई के बाद भिन्न स्वर आए तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा य में। तो ई के बाद भिन्न स्वर आ रहा है तो या में तो कन्वर्ट हो जाएगा, पर ये डंडा भी यहां पर लगेगा तो या यहां पर बन जाएगा, या बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर आप ई के बाद ऊ लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? यह तो बन जाएगा, पर इस ऊ की भी मात्रा लगे, यू हो जाएगा। उसी तरह जैसे ये नी है तो यहां पर आपका क्या है? छोटी ई की मात्रा है और बड़ा ऊ है, तो या में तो कन्वर्ट हो जाएगा पर यू हो जाएगा। इस बाद वाली मात्रा का भी यहाँ पे खेल रहेगा, इसीलिए संधि टिपिकल हो जाती है। तो आपको कुछ याद रखना ही नहीं है, आपको याद रखना है य व र के बाद से पहले, जस्ट पहले आधा अक्षर, अति प्लस आचार, तो क्या बन गया? अत्याचार बन गया। क्या बन गया? अत्याचार। और आधा क्यों आ रहा है ये भी आपको समझ में आना चाहिए कि भाई आधा क्यों आ रहा है। आधा इसलिए आ रहा है कि जो आपने ती लगाया, तो अगर आप इस ती को तोड़ेंगे तो ये किस में आएगा? तो प्लस ई में आएगा। तो ये आधा यहां से बच रहा है। क्या बच रहा है? ये बच रहा है। और यहां से आपने लिया क्या? आ ले लिया। क्या ले लिया? आ। तो ई के बाद भिन्न स्वर आएगा तो य में तो कन्वर्ट ये हो गया, इस आ का क्या आ जाएगा? यहां पर डंडा आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका अ प्लस याचार, आगे याचार हो गया। बट ये जो आधा त बचा हुआ है इसको भी तो जोड़ना पड़ेगा ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका?
देखो आ गया, आ के बाद आधा बचा हुआ था ये, और जो संधि हुई उसकी वजह से हमारा क्या हुआ, याचार बना, है ना, या बन गया ना, ई के बाद ये, तो य के पहले क्या है आपका, य के पहले आपका आधा अक्षर आ रहा है, तो आपका क्या है दोस्तों, यण संधि है। उसी तरह प्रति, आपको पता लग गया ना आधा कहां से आ रहा है, तो ये चीज आपको पता है क्योंकि ये समझ में आ गई होगी। तो प्रति जमा उपकार, प्रत्युपकार, य से पहले आपका आधा, य से पहले आपका आधा, तो आपका क्या हो गया, यण संधि। नी प्लस ऊन, तो न्यून बन जाएगा। न्यून कैसे बन जाएगा, तो ये देखो आधा यहां से आ जाएगा, और ये ई और ऊ मिलके क्या बना देगा, य और इसकी मात्रा ये, तो य से पहले आधा क्या हो जाएगा, न्यून आपका हो जाएगा। उसी तरह से प्रत्येक में देख लो, य से पहले आपका आधा तो यण है। दिव्यागमन, य से पहले आधा तो ये यण है। उसके बाद सख्येश्वर्य, सखी जमा ऐश्वर्य, सख्येश्वर्य, ठीक है ना। अब आपको यहां पर एक चीज का ध्यान रखना है, आपको यहां पर कंफ्यूज नहीं होना कि भाई यहां पर तो दो मात्रा है, आपको इस चीज का भी यहां पर विचार रखना है। ट्रिक का मतलब ये नहीं होता कि आंख बंद करके आप लगा दो कि भाई दो मात्रा है, ठीक है। आपको ये अगला रूल भी तो याद रखना है कि य व और र से पहले आधा है, तो भाई इसमें कौन सा है, तो आपको महसूस करनी है वो चीजें कि कहां पर क्या हो रहा है। तो सख्येश्वर्य, य से पहले आधा, उसके बाद व से पहले आधा, सु जमा अच्छ, स्वच्छ हो जाएगा। तो आधा स कहां से आया पता होगा, और इस ऊ का अ के साथ में मेल हुआ तो व में कन्वर्ट हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा। व से पहले आधा यण हो गया। उसके बाद स्वागत है ना, व से पहले आधा यण। अन्वित, ये आपका व से पहले आधा यण। अन्वेषण, अनु प्लस एषण, अनु प्लस इत, सु प्लस आगत, ये शब्द आप देख लीजिए। वधु जमा आगमन, वध्वागमन, ये आपको सब पता लग रहा होगा कि भाई व य से पहले आधा है, व से पहले आधा है, तो सीधे क्या हो जाएगा, यण हो जाएगा। और उसके बाद ये देखो आप यहां पर खेल असली, पितृ जमा अनुमति। अब इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सर र तो कहीं दिखाई दे नहीं रहा है, र तो कहीं दिखाई दे नहीं रहा है। तो आपको एक चीज महसूस करने की जरूरत है कि ये जो त्र बना हुआ है इसमें क्या है, त है आधा, और यहां पर क्या है आपका, री है आधा, ठीक है। और उसके बाद क्या है यहाँ पर, अ है। तो अभी हमने रूल में क्या देखा कि अगर री के बाद भिन्न स्वर आए तो री र में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें, री र में कन्वर्ट हो जाता है। री जो है वो र में कन्वर्ट हो जाता है। तो री के बाद भिन्न स्वर आ रहा है तो हमारा क्या हो गया, र में बदल गया। किसमें बदल गया, र में बदल गया। और आपको एक संयुक्त अक्षर पता होगा, त्र, तो त्र जो होता है उसमें त और र ही तो होते हैं, और संयुक्त अक्षर में पहला जो अक्षर होता है, वर्ण होता है, संयुक्त वर्ण में जो पहला वर्ण होता है वो आधा होता है, दूसरे वाला पूरा होता है। तो जब यहाँ पर त बचा हुआ था और फिर उसके बाद र में कन्वर्ट हो गया, तो ये त और र किस में कन्वर्ट हो जाएगा, त्र में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पितृ जमा अनुमति, तो यहां पर ये क्या हो गया, त्र बन गया, पितृ अनुमति। ये आपको, यही तो दम है चीजों का। पितृ जमा आज्ञा, पित्राज्ञा, पता लग गया होगा। मातृ जमा इच्छा, मातृच्छा, कौन सी है, यण संधि है। ये आपको सब पता लग गया होगा, दिमाग में बात अच्छे से आ गई होगी। और आज के लिए अंतिम जो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, आपको सब चीजें समझ में आनी चाहिए, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। अयादि संधि क्या है, अयादि संधि, यानी कि इसमें आए, आए, अव, ओव, ये सब होंगे इसमें, तो ये आपकी अयादि संधि हो जाएगी। आए ऐसे बोल देना, वही दर्द होता आए, तो ऐसी वही 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 वाला मैटर है इसमें। तो आए आदि है ना, आए, आए आदि, है ना, आय के साथ में और भी चीजें लगी हुई हैं, तो अयादि संधि है। यह क्या है, ए, आई, ओ, औ के बाद यदि भिन्न स्वर आए तो ए का आय हो जाता है, आई का आय हो जाता है, ओ का आव हो जाता है, और औ का आव हो जाता है। अब ये लगा भाई इसमें चार रूल आ गए, भाई इसमें क्या मुसीबत है। तो इसमें सिंपल ये बात है कि इसमें आपको ट्रिक जो याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि जो इससे शब्द बनेगा, जो इससे शब्द बनेगा वो तीन अक्षरों का होगा सामान्यतः। क्या होगा, सामान्यतः वो तीन अक्षरों का होगा, जो अयादि संधि वाला होगा, तीन अक्षर होंगे, और उसमें मात्राओं का अभाव होगा। क्या होगा, मात्राओं का अभाव होगा ज्यादातर, है ना। ना तो उसमें आपको ए की मात्रा मिलेगी, ना आई की मात्रा मिलेगी, ना ओ की मात्रा मिलेगी, ना औ की। तो ये चारों मात्रा तो आपको मिलेंगी ही नहीं मिलेंगी, मात्राएं भी नहीं होंगी, और जो शब्द बनेगा वो तीन अक्षरों का बनेगा। ये चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान रख लेनी है। तो अयादि में समझ लेते हैं
अयादि। ने प्लस अयन, नयन, आप नयन, अय, नय, नय, नयन, महसूस करो, नयन। तो अगर आपको, आप रूल याद रख सकते हैं तो आपको सिंपल है कि भाई ए के बाद भिन्न स्वर आए तो अय में कन्वर्ट हो जाएगा, आई के बाद भिन्न स्वर आए तो आय में कन्वर्ट हो जाएगा, आई के बाद भिन्न स्वर आए तो मतलब इसी तरह पूरा चलता रहेगा। पर आप सामान्यतः एक चीज देख रहे होंगे कि 3 अक्षर का क्या है आपका, 3 अक्षर का आपका शब्द है, और तीनों अक्षर जितने भी हैं आपको सामान्यतः मात्रा का अभाव है। और यदि मात्रा भी है तो वो आपको छोटी या बड़ी ई की मात्रा मिलेगी, आपको ए की, आई की, आपको ओ की या औ की मात्रा नहीं मिलेगी। ये आपको ध्यान रखना, ये ट्रिक है। तो ने प्लस अन, नयन, अयादि संधि, नई प्लस अक, नायक, अयादि संधि, गई प्लस अक, है ना, ये इक, है ना, गईक, गायिक, है ना, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है इसमें, गायक, गायिक, हाँ हाँ, आई, आई, हाँ ठीक है, गायिका, ये इका होना चाहिए था, इका, ये इका होना चाहिए था ना, इका, थोड़ा गलत लिखा हुआ है। तो गई जमा इका, गायिका, तो इसमें आपकी अयादि संधि हो जाएगी। आगे ऐसे देख लो, पो प्लस अन, पवन। आप ये देखो, यहाँ पे महसूस करो, देखो यहाँ पे 3 अक्षर का शब्द है, गवीश, पवन, ये सब जो लिखे हुए हैं आपके 3 आपके वर्णों के आपके पूरे बने हुए हैं, 3 अक्षरों के पूरे शब्द बने हुए हैं। और इसमें मात्रा अगर दिखाई दे रही है, सामान्यतः मात्राओं का अभाव है, और क्लियरली जो चीजें दिखाई दे रही है, अगर मात्रा है भी तो बड़ी और छोटी ई की मात्रा है। तो पवन, पवित्र, गवीश, ये सब आपके अयादि संधि के उदाहरण हैं। पावन, नाविक, भावुक, ये ना, नौ जमा इक, पो जमा अन, भौ जमा उक, तो भावुक, ये सब आपके इसमें हो जाएंगे। तो मुझे लगता है आपको संधि बहुत अच्छे समझ में आई होगी। कोई डाउट होगा तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपकी जीएस की क्लास भी चलेगी, वो उसको हम शाम को अपलोड करेंगे, और अभी टॉपिक मैं आपको बता दूंगा कैसे कैसे क्या क्या रहने वाला है। तो इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला, मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।